साई राम। ओके, तो लास्ट टाइम पे हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा था? विच टॉपिक वाज गोइंग ऑन? Problem. Could not listen properly what you said. Am I clearly audible to you? Am I clearly audible? Yes, sir. Yes, sir. तो लास्ट टाइम पे हम जो टॉपिक पढ़ा रहे थे वो कौन सा था? लीनियर इनइक्वालिटी था कि नहीं? चैप्टर 7। और मैंने Yes, ये sir. मैं इस टॉपिक पे आपको स्लाइड बनानी है और आपको टॉपिक को एक्सप्लेन करना है, ठीक है? लेकिन टॉपिक आपको नहीं मिले, इसके बाद भी कुछ बच्चों ने बनाए क्या, कुछ अपनी तरफ से प्रिपेयर किया? तो मैंने इसमें टॉपिक ढूंढा। एक्चुअली ये इतना बड़ा चैप्टर नहीं कि इसको टॉपिक्स में डिवाइड किया जाए, तो सबको नेक्स्ट टाइम के लिए पूरा चैप्टर प्रिपेयर करना है, क्योंकि इसमें 2 ही 3 चीजें हैं। एक कैसे सॉल्व करना है और उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है। मोटे तौर पर हम देखें तो हमको 2 ही कंटेंट मिलेंगे, हाउ टू सॉल्व अ लीनियर इनइक्वालिटी, देयर इज अ वे टू सॉल्व, एंड सेकंड हाउ टू रिप्रेजेंट इट graphically and finding the solution. So there are only 2 concepts, so this chapter is too less to divide it into various different topics. So I thought that everybody should prepare the whole chapter, and then we shall have a demo class, a presentation over here next time, in the next class. Before that, I would like to ask you, if you feel any type of problem, any sort of problem, any doubt, anything else related to this chapter, if you wish to ask, whether it is small or big, does not matter. But if you feel that you are hesitating to ask, feel free to ask me. Or you have completed all the questions, or something is left, or still you need to explain more. Some questions you have done but could not solve properly, that I need to explain here again. Yes, speak clearly. Now it's your time. No doubt? No doubt? सर वो लास्ट एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन समझा दो। 14 क्वेश्चन। कौन सा वाला? देखो हम हर बार लिखते हैं, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, लेस स्टडी लेस कंफ्यूजन, एंड नो स्टडी no confusion. If you do not have any confusion, it means you are not studying at all. It shows. सुना है ना ये कहावत? सुनिए। दिशा ऐसे नाराज होगी क्यों बैठी है? हाँ, स्माइलिंग वे में बैठना है। ऐसा लगता है जबरदस्ती बिठा दिया है तुमको, ऐसे क्यों बैठते हो? यस मोहित, कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो बेटा? सर 14 क्वेश्चन। एक्सरसाइज सर मिसलिनियस है 6th चैप्टर। ओके, I will explain this question. Just read this question. If IQ of a person is given by the formula, IQ समझते हो ना? कितने बच्चे समझते हैं IQ? बताओ जरा IQ क्या है? Any one of you, IQ, what is IQ? इंटेलिजेंट क्वोशिएंट। वो तो उसकी फुल फॉर्म हो गई है ना, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट उसकी फुल फॉर्म हो गई, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जो IQ है वो एक रेशियो है। किस चीज का रेशियो? रेशियो है आपकी, देखो 2 एज होती हैं आपकी, एक होती है मेंटल एज और एक होती है क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज क्या होती है? जब आप पैदा होते हैं उस दिन से आपका मीटर चालू हो जाता है और वो डे बाय डे बढ़ता चला जाता है। जैसे अभी आपकी एज मान लो 16 ईयर्स हो गई या 15 ईयर्स हो गई, तो आपकी ये क्रोनोलॉजिकल एज है, ये तो बढ़ती रहेगी। ये घटेगी क्या? कभी घट सकती है क्या? अभी नहीं। लेकिन एक और होती है मेंटल एज। मेंटल एज घटती और बढ़ती रहती है।
जैसे इन नॉर्मल कंडीशन बच्चा पैदा होता है तो उसकी मेंटल एज आप समझ सकते हो, बच्चा बुद्धि बोलते हैं हम उसको। फिर थोड़ा बड़ा होता है तो समझदार हो जाता है, उसको बोल देते हैं हम एडोलसेंट है, वो किशोर बन जाता है। फिर उसके बाद और बड़ा हो जाता है तो उसकी दिमाग मैच्योर हो जाता है, उसको बोलते हैं हम एडल्ट है अब ये, वो समझने लगता है। लेकिन क्या होता है कि डिफरेंट फेसेस में, जैसे मान लो बच्चा तो बड़ा हो गया एज के हिसाब से, वो एडोलसेंट हो गया, लेकिन उसकी बुद्धि बच्चों वाली ही है, बुद्धि विकसित नहीं हुई, है ना। तो यानी कि जो मेंटल एज है वो पीछे चल रही है, क्रोनोलॉजिकल एज तो बढ़ रही है। तो इन दोनों का जो रेशियो है, और उसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको क्या मिलता है, आईक्यू। आईक्यू का जो रेशियो है, जो परसेंटेज है, वो मिल जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिनका आईक्यू अच्छा होता है दे आर सक्सेसफुल पीपल इन द वर्ल्ड। आइंस्टीन का आईक्यू 140 एंड अबव था। इसके अलावा माय कैमरा ऑन करके रखें, आई एम टॉकिंग टू यू पीपल। समरे कैमरा ऑफ करते जा रहे हैं, कैमरा ऑफ ऑन रखना है, आई एम टॉकिंग टू यू। तो जिनका आईक्यू 110 एंड अबव होता है दे आर कंसिडर्ड जीनियस। बट पीपल लाइक आइंस्टीन, साइंटिस्ट, अदर साइंटिस्ट, आइंस्टीन है, न्यूटन है, दे हैव आईक्यू लेवल मोर देन 140। So it is nothing but the simplest ratio of mental age upon chronological age into 100. What is given in this question? Just try to understand. If IQ of a person is given by the formula, formula is given here, where mental age is MA is mental age, CA is chronological age. If the IQ is in between 80 and 140 of a group of 12-year-old children, find the range of their mental age। तो आपको ये बताना है कि उनकी मेंटल एज का जो है ना वो किस रेशियो में होगा। तो अब उसकी 12-year-old जो दे रखा है वो क्या दे रखी है, क्लियर हो गया होगा आपको। 12-year-old का मतलब क्या दे रखा है हमको, क्रोनोलॉजिकल एज। यस वेरी गुड, ये क्रोनोलॉजिकल एज हो गई उसकी। तो बस हम क्रोनोलॉजिकल एज की जगह 12 रख देंगे, और आईक्यू हमको दे रखा है। तो इस पूरे स्टेटमेंट को यानी मेंटल एज अपॉन 12 इंटू 100 इज लेस देन इन बिटवीन 80 एंड 140, और इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो मैं बताता हूँ आपको सॉल्व करके कैसे सॉल्व करेंगे। अब मैं अभी कैमरे मोबाइल दूसरे मोबाइल से ज्वाइन कर रहा हूँ मैं। Am I audible now? Yes, sir. Very good. See, we are given question number 14. Chronological age is given. CA is 12 and IQ, the range of IQ is given 80 to 110. 140, 80 is less than IQ, less than equal to 140. मेंटल एज की रेंज निकालनी है, रेंज निकालना मतलब फॉर्मूला रखते हैं आप, आईक्यू की जो वैल्यू रखते हैं 80 लेस देन इक्वल टू एम ए, मेंटल एज निकल जाएगी, क्रोनोलॉजिकल एज है 12 इंटू 100 इज लेस देन इक्वल टू 140। अब इस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करना मैंने बताया है कि कैसे सॉल्व की जाती है ना। तो इसको हाफ हाफ डिवाइड कर लेंगे तब भी सॉल्व हो जाएगा। मींस इतना डिवाइड कर लेता हूं मैं और इतना डिवाइड कर लेता हूं, तो आप समझ जाएंगे कैसे सॉल्व करेंगे। पहले मैं ले लेता हूं 80 is less than equal to mental age upon 12 into 100। मैंने इतना डिवाइड किया। अब देखो क्या करना चाहिए, मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरी इक्वेशन को, या 12/100 से ही कर दें तब भी आ जाएगा। 80 into 12/100 is less than equal to mental age।
जीरो से ये जीरो कट गया, और किससे क्या कटेगा, ये आ जाएगा जो मेंटल एज है ये 9.6 लेस देन इक्वल टू, यानी कि इसको अगर हम चेंज कर दें तो ये आ जाएगा मेंटल एज ग्रेटर देन इक्वल टू 9.6। अब सोचो उसकी जो मेंटल एज है वो 9.6 और क्रोनोलॉजिकल एज है 12 साल के बच्चे की जो मेंटल एज है वो 9.6 से थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है। अभी देखते हैं और किससे कम आएगा, ये दूसरे पार्ट में निकल आएगा। समझ में आ गया? मोहित ने पूछा था ना। यस सर। ओके, अब सेकंड पार्ट लेंगे इसका। सेकंड पार्ट में हम इसको ब्रेक कर लेंगे, मेंटल एज अपॉन 12 into 100 is less than equal to 140, ये वाला पार्ट था। तो सिंपली क्या कर देंगे, 12 अपॉन 100 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, तो ये हो जाएगा मेंटल एज 140 into 12 by 100। तो ये आ जाएगा आपका 12 से इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें यानी कि जो उसकी मेंटल एज का वो आ रहा है, रेंज आ रही है, वो ये आ गई 16.8, यानी 16.8 से कम है और 9.6 से ज्यादा है। इज इट क्लियर रोहित? यस सर। ओके, एनी अदर डाउट? ध्यान रखना ऑनलाइन एग्जाम होने वाले हैं आपके शुरू, अभी से बता दे रहा हूं मैं, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट। यू विल हैव टू गिव ऑनलाइन एग्जाम। स्कूल खुलने का अभी पता नहीं है, लेकिन ऑनलाइन तो एग्जाम होगा टाइम से, so be ready for that also. Almost 7 chapters I have been finished so far. Okay, now and no doubt any other? बोलो, किसी को कोई डाउट है? दिशा, सौमित? No, sir. No, sir. अच्छा, shall we start next chapter? Do you know what is the next? Which one is the next chapter? Permutations and Permutation combinations. and combination. Permutation and combination, chapter number 7. परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो इस चैप्टर को, ये चैप्टर तो बहुत आसान है। लेट मी टॉक टू यू फर्स्ट, इसको तो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले अपना कैमरा ऑन करो सो दैट आई कैन टॉक टू यू। डू यू सी मी? Yes, sir. ओके, सी व्हाट इज गिवन इन दिस चैप्टर। यू जस्ट अपने कैमरा ऑन कर लें सभी लोग। पहले हम चैप्टर को समझ लें, इसमें क्या पढ़ेंगे, क्या दे रखा है, उसके बाद हम चैप्टर को समझेंगे, हमको आसानी से समझ में आ जाएगा। चैप्टर को करने में कुछ नहीं है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि आपके अंदर वो चीज डेवलप हो जाए जिससे आप खुद कुछ सोच सकें, कर सकें। जब तक वो क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप नहीं होगी, आप चैप्टर में कुछ नहीं कर सकते। व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो? फर्स्ट थिंग, what we are going to study in this chapter, permutation and combination. Have you ever heard the name of these two words? What is permutation, what is combination? Before that I have to tell so many things. किसी ने सुना है permutation combination का नाम? नहीं सुना? okay, these two words are very much new for you. अच्छा, देखो दो तीन चीजें हैं जो हमको समझनी पड़ेंगी, जो फंडामेंटल चीजें हैं। वो फंडामेंटल चीजें क्या हैं? किसी भी चीज को हमें क्रिएटिवली कैसे पढ़ना है और क्रिएटिंग क्वेश्चन कैसे पढ़ना है। हमको क्वेश्चन क्रिएट करना है अपने आप से, अपने मन से करना है कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। जैसे अभी मैं बोर्ड पे एक ट्रायंगल बना दूं, ये ट्रायंगल है E, ये B, C।
और मैं पूछता हूँ कि कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दिस ट्रायंगल? एनी वन ऑफ यू? ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC। दोबारा बोलो, क्लियर नहीं आ रहा बेटा तुम्हारा वॉइस। ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC, ओके, ट्रायंगल ABC। अच्छा, और कोई इसके अलावा बता सकता है इसका नाम? Triangle BCA. ओके, वेरी गुड, ट्रायंगल BCA। एनीवन अदर? BAC. BAC। और कोई? CAB. हाँ, CAB. CAB। अरे ये तो बहुत सारे नाम निकला अभी, हमें आप तो सोचा ही नहीं था। और ACB। हाँ? ACB ACB। और कोई? CBA। CBA। CBA, वेरी गुड, CBA। और कोई? ऐसे गुस्से में नहीं बैठना है, स्माइलिंग फेस। जब आप स्माइल करते हैं देन यू गेट मोर, यू अंडरस्टैंड वेल। ओके, तो अच्छा, इसके अलावा कोई और निकल के आ रहा है क्या? अब नहीं निकल रहा शायद, है ना? अच्छा जी, ये बताओ, क्या ये कितने हो गए टोटल, बताओ काउंट करके। 6. 6। अच्छा, 6 ही निकल सकते हैं क्या? 6 ही क्यों निकले? जस्ट आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ। 6 ही क्यों निकले? 6 से कम क्यों नहीं निकले? 6 से ज्यादा क्यों नहीं निकले? कैन यू टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आ रहे तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे क्रिएट करना है, हमको कैसे समझना है चीजों को। 3 ही क्यों निकले? अच्छा, पहले इस पे डिस्कस करते हैं। वो सॉरी, 6 क्यों निकले नाम? एनी वन ऑफ यू कैन आंसर? या कोई और क्वेश्चन हो वो उसके दिमाग में आ रहा हो? अच्छा, मैं ABC नाम लिखूंगा या BCA लिखूंगा, कोई फर्क आएगा क्या इसमें? No, sir. नो। अच्छा, अच्छा, 6 क्यों निकले ये बताओ फिर। मोहित बताएगा। मोहित बहुत एक्टिव स्टूडेंट है इस क्लास का। यस सर। यस, 6 क्यों निकले? 6 सर 7 क्यों नहीं 3 निकले? निकलते हैं, उनको रिवर्स कर दिया। हाँ, सर 3 होते हैं, उनको रिवर्स कर दिया, 6 हो गए। 3 क्या थे? सर 3 निकल सकते थे, उनको रिवर्स कर दिया तो 6 हो गए। 3 निकल सकते थे तो नहीं, तो 6 का इन 3 से कोई रिलेशन है क्या? थिंक इन दैट वे। नहीं पता। इज देयर एनी रिलेशन ऑफ दीज 6 विद दीज 3? अच्छा, जो इसकी 3 वर्टिसेस है यहीं से निकाले आपने 6, निकाले कि नहीं? इसका मतलब इन 6 का कोई रिलेशन है इन 3 वर्टिसेस से, है क्या? Yes, sir. इसका मतलब कहीं ना कहीं रिलेशन है ना, यानी कि वो जो 3 है उन्हीं से ये 6 बने, तो इनका रिलेशन उससे है पक्का। अब वो रिलेशन क्या है ये हमको समझना पड़ेगा। ये आपकी कंटेंट नॉलेज होगी, लेकिन जो एपिस्टेमिक नॉलेज है वो इस तरह से आपको डेवलप करनी पड़ेगी कि आप ये सोच सकें कि ये 6 क्यों निकल रहे हैं, 3 से 6 निकल रहे हैं, 3 है इसलिए 6 निकल रहे हैं। अच्छा, कोई बता सकता है अगर मैं 3 की जगह 2 कर दूं, A और B केवल कर दूं, मान लो एक लाइन है A और B, तब कितने निकलेंगे? 2. हाँ? 2. तब 2 ही निकलेंगे। तो इसका मतलब जो बन के आ रहे हैं उनमें और इनके जो हम पॉइंट दे रहे हैं उनमें रिलेशन है सेट। अच्छा, मैं 4 दे दूं तो कितने बन जाएंगे? अगर मान लो कोई क्वाड्रिलेटरल है, जरा बताओ, ABCD, ये कोई क्वाड्रिलेटरल है। अब इसमें तो 4 वर्टिसेस हो गई, तो अब मैं इसको कितने तरीके से बता सकता हूं, जरा बताओ। अब हम ये पता करेंगे कि इसमें
रिलेशन क्या है ये? कैसे पता चलेगा कि 3 थे तो 6 हो गए, 4 हैं तो आउट 8 होंगे क्या? या 2 थे तो 4 थे क्या? कोई रिलेशन है, डबल हो रहे हैं क्या? Everybody need to open your cameras. Today I am teaching you one to one, face to face. I need to know your responses. So it is very much essential for you to keep it open every time. Okay? Just try to understand the logic behind this thing. This chapter is very much easy to understand, but before you understand, you need to learn, you need to know what is the basic science behind this chapter. क्वेश्चंस में कुछ नहीं आप 1 मिनट में कर लेंगे, और छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, लेकिन अगर आपने नहीं पकड़ी सही चीज तो गलत भी हो जाएगी। जितना छोटा आंसर है उतनी जल्दी में गलत भी हो जाता है वो, इसलिए हमको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या समझ रहे हैं? मैंने 3 पॉइंट दिए, आपने 6 निकाल दिए, मैं 4 दे रहा हूं तो क्या 8 निकलेंगे? नो सर 12 Yes sir, 8 है। हाँ? सर 8 है सर 8 निकलेंगे। 8 निकल रहे हैं। किन किन के 8 निकले? यस, और बना के देखो, कॉपी में बना के देख लो। सर 8 ही बन रहे हैं। 8 ही निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या ये रूल बनना है कि जितने पॉइंट है उसका डबल कर दो? डबल का रूल है क्या? नो सर, तो सर 2 का 2 है। 3 के 6 निकाल लिए तुमने, 4 के 8 निकाल रहे हो, तो डबल का रूल आ रहा है। सर 2 का 2 है। अच्छा, 2 का 2 आ रहा है, इसलिए डबल वाला रूल फेल हो गया, वो नहीं चलेगा, है ना? हाँ, इसका मतलब फेल हो गया। यस, ये तुमने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। दूसरी, इसका मतलब ये रूल को हम जनरलाइज नहीं कर सकते। अब मैं एक दूसरा आपको एग्जाम्पल देता हूँ, वो आप समझने की कोशिश करें। मेरे पास 3 शर्ट्स हैं और 4 टाई है। टाई समझते हो ना, गले में पहनने वाली टाई, है ना? अच्छा, मैं इन दोनों को अगर पहनना चाहूं तो मैं कितने तरीके से पहन सकता हूं? 3 शर्ट्स हैं और 4 टाई है मेरे पास, मैं कितने अलग अलग तरीके से बदल बदल के पहन सकता हूं? जरा सोचो जरा इस पे। 12। 12। अच्छा, वो कौन कौन से तरीके होंगे 12? सर सारी शर्ट्स के साथ एक एक टाई, मतलब एक शर्ट के साथ 4 टाइज, फिर एक शर्ट के साथ ऐसे एक शर्ट के साथ 4 टाई ट्राई कर सकते हैं। यस, एक शर्ट के साथ 4 टाई, फिर दूसरी शर्ट के साथ 4 टाई, है ना? वेरी गुड, बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं आप। देखो, ऐसे मान सकते हैं हम, ये शर्ट 1, शर्ट 2, ये शर्ट 3, ये टाई 1, ये टाई 2, ये टाई 3 और ये टाई 4। अब मैंने पहली वाली शर्ट ली S1, इसके साथ लिया टाई 1, पहले वाली शर्ट ली S1, इसके साथ टाई लिया 2, ऐसे करके मैं S1 और टाई 4, तो ये 4 तरीके हो गए। ऐसे ही S2 के साथ में ट्राई करूंगा, और ऐसे ही S3 के साथ में, तो 4 4 4 कितने हो गए? 12, 3 बार ट्राई करेंगे। यानी देयर आर 12 ways by which we can change, we can use them in a different way. अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ऑप्शंस में। टाई या शर्ट में से एक ही चीज पहननी है मुझे, अब मैं कितनी तरीके से पहन सकता हूँ? सर एक और बार बोल दीजिए। हाँ, टाई और शर्ट में से, दोनों में से एक ही चीज पहननी है मुझे, अब मैं कितनी तरीके से पहन सकता हूँ? 7। हाँ?
7. 7. यस, अच्छा कैसे 7 बताओ, कैसे सोचा? बेटा कुछ ही बच्चे जवाब दे रहे हैं, बाकी बच्चे नहीं दे रहे। इट इज वेरी सर 3 शर्ट्स 4 टाई, एक एक करके पहनेंगे। यस, तीनों शर्ट हमने एक एक करके पहन ली, 4 तरीके वो हो गए। सर हाँ सर जो पहले था ना उसका एक आंसर आया है। क्या बताओ? सर अपने पास एक नो सर एक गलती है सर, बाद में तो। ओके, देखो मैंने तीनों शर्टें पहन ली, एक एक करके 3 तरीके वो हो गए। और चूंकि मैं एक ही बार में एक ही चीज पहननी है, तो 4 टाई को मैंने 4 तरीके से पहन ली, तो 4 वो हो गए। 4 और 3 कितने हो गए? 7 वेज, 7 तरीके हो गए टोटल हमारे पास। आप समझ रहे हैं कुछ हम दोनों में से क्या कर रहे हैं? यानी कि अगर हम दोनों चीजों को पहन रहे हैं तो क्या रूल बन के आ रहा है आपका? अभी रूल आप ही बताओगे। चलो एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको, ठीक है? आई एम गिविंग यू वन मोर एग्जांपल। हमारे पास 3 नंबर है, 1 2 3। ओके, अब इन 3 नंबर्स को लेके मुझे एक 2 डिजिट नंबर बनाना है। कौन सा बनाना है? 2 डिजिट नंबर। क्या बता सकता हूँ मैं कितने नंबर बना सकता हूँ, या मैं कितनी तरीके से नंबर बना सकता हूँ? या मुझसे पूछा जाए कि हाउ मेनी नंबर्स कैन यू जनरेट इट, कैन यू टेल मी? इससे पहले वाले एग्जाम्पल की तरह ही 9। अच्छा बताओ कैसे किया तुमने? 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ, 1 को 1 के साथ, उसके बाद 2 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ, 3 को 2 के साथ, 3 ऐसे करके। अच्छा इसको दूसरी तरीके से मैं समझाता हूँ आपको, बहुत सिंपल। मान लो मेरे को 2 डिजिट नंबर बनाना था, उसके लिए मैंने 2 प्लेस ले ली। ये मैंने ले ली, ये प्लेस 1 है, ये प्लेस है 2। तो इस पहले वाली प्लेस पे मैं कौन कौन से नंबर ले सकता हूँ? 3 नंबर में से कोई भी ले सकता हूँ ना मैं? 3 नंबर में से कोई भी ले सकता हूँ। तो मेरे पास पहली प्लेस को फिल करने के लिए कितने तरीके हो गए, कितने वेज हो गए, जिससे मैं पहली वाली डिजिट को फिल कर सकता हूँ, पहली प्लेस को फिल कर सकता हूँ, वो 3 हो गए। ऐसे ही मैं दूसरे प्लेस को भी कितने डिजिट से फिल कर सकता हूँ? 3 ही डिजिट है, तीनों में से कोई भी यूज कर सकता हूँ, इसके लिए भी 3 हो गए। तो पहले वाले इसके लिए 3 वेज हो गए, इसके लिए भी 3 वेज हो गए, और अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं तो हो गए 9 वेज, जो आपने बताया था आंसर। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अभी समझ में आ जाएगी हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। आपने बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी चीज सीख ली अभी तक कि अच्छा इनमें से मुझे एक ही डिजिट का बनाना हो नंबर, तब कितने नंबर बनेंगे? कोई एक डिजिट यूज करके बनाना है। 3, यस वेरी गुड, 3 बनेंगे। तो देखो आज आपने क्या समझ लिया, मैं उसको ब्रीफ कर देता हूँ। कंटेंट नॉलेज, इससे हम कंटेंट नॉलेज क्रिएट करेंगे। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में कोई डाउट हो तो समझ ले, दोबारा पूछ लेना, लेकिन इससे हम कंटेंट अब बताते हैं आपको अपने बुक के लैंग्वेज में। इसको बोलते हैं हम फंडामेंटल रूल और फंडामेंटल प्रिंसिपल of counting. What is this principle? Fundamental principle, fundamental rule or fundamental principle of counting. And ये fundamental जो principle of counting है, ये 2 तरीके का होता है। पहला
law of multiplication. Law of multiplication. What is this law of multiplication? Suppose you are doing 3 jobs, या 2 jobs, या 5 jobs, any number of jobs. You have to do jobs. मान लो there are 3 jobs, job 1, job 2 and job 3, and these jobs can be done in M, N and P ways. मान लो हमको कोई 3 काम करने हैं, पहले वाले काम को करने के हमारे पास कितने तरीके हैं? M, दूसरे वाले काम को कितने तरीके हैं? N, तीसरे वाले काम को करने के कितने तरीके हैं? P. तो all jobs can be done in M into N into P ways. ऐसे जितने भी जॉब होंगे सबको मल्टीप्लाई कर देंगे. That's why it is called fundamental rule of multiplication. जैसे आपने बता दिया था कि अगर मेरे पास 3 शर्ट्स हैं, 4 टाई हैं, मतलब 3 शर्ट मतलब पहला वाला जॉब हो गया, 4 टाई के मतलब दूसरा वाला जॉब हो गया. तो पहला वाला जॉब क्या था कि मेरे को एक टाई के साथ में, शर्ट के साथ में एक टाई पहननी है. हमसे पूछा गया था कि हम कितने तरीके से पहन सकते हैं, मतलब हमको शर्ट भी पहननी थी, हमको टाई भी पहननी थी. इट मीन्स वी हैव टू डू बोथ द जॉब्स. जैसे लिखा है ना, ऑल जॉब्स कैन बी डन. इसका मतलब है इफ यू हैव टू डू ऑल द जॉब्स, whatever number is giving 2 jobs, 3 jobs, there may be n number of jobs, but if all the jobs is to be done, then they can be done in m into n into p ways. तो वहां पर जो हमने समझा था कि वहां पर जो शर्ट्स थी वो 3 थी, टाई थी वो 4 थी, और आपने आंसर निकाला था कि 12 वेज आएंगे, यानी we can wear them in combination in 12 ways. Is it clear? So this is called fundamental rule of multiplication. Now we shall understand fundamental rule of addition. Law of addition. Addition का क्या है? सेकंड ऑप्शन में मैंने आपसे बोला था कि दोनों में से कोई एक ही पहनना है, टाई पहननी है, शर्ट पहननी है. ऑप्शन दे दिया था आपको, ठीक है. तो जब आपको ऑप्शन मिल जाता है तब आप क्या करते हैं, उसमें either of the job can be done in M plus N plus P ways. इसमें हम टोटल कर देते हैं सबको. जैसे कि हमने उस वाले क्वेश्चन में, शर्ट और टाई वाले क्वेश्चन में, जब मैंने कहा था कि दोनों में से केवल एक ही पहनना है, तो आपने क्या किया था? प्लस किया था क्या नहीं? 4 + 3 7 आंसर आ गया था आपका. तो क्यों आ गया था? क्योंकि जब हमको जितने भी जॉब दे रखे हो उनमें से कोई एक जॉब करना हो, देन वी यूज एडिशन. एडिशन लॉ लग जाएगा वहां पर, उनमें से प्लस कर देंगे. इज इट क्लियर? फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्लियर हो गया, रूल ऑफ एडिशन क्लियर हो गया. इनके जो एग्जाम्पल आपने खुद समझे, निकाले, वो समझ में आ गया आपको? सबको समझ में आ गया? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो. अभी इसी को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में भी, और नेक्स्ट क्लास के लिए आप तैयार रहें. आई कैन टेक द प्रेजेंटेशन, बी रेडी फॉर दैट. एनी डाउट? नो? So till then we shall have Shanti Path. Om Shanti Shanti Shanti. Sai Ram. Today there is no homework for you, but your homework is of
preparing slides for linear inequalities, preparing this chapter for the presentation. There is no homework from this chapter, means permutation and combination, there is no homework. Okay. सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए जो अभी आपने बोला। क्या चीज बेटा? सर वो प्रेजेंटेशन